नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनकी मनोकामना पूरी हो गई, लेकिन उनकी मनोकामना जो मुख्यमंत्री बनने की थी वो तो पूरी हो गई है, लेकिन वो कितने दिनों के मुख्यमंत्री रहेंगे ये कहना बहुत मुश्किल लग रहा है। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें जो सामने आ रही है उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे के साथ भी वही हाल हो सकता है जो हाल फडणवीस के साथ हुआ। जो स्थिति फडणवीस की हुई वही स्थिति उद्धव ठाकरे की हो सकती है। हालांकि ये संभावनाएं हैं और ये संभावनाएं सही हो गलत हो, लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है और जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन एक नया मोड़ आते रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि किसी भी स्तर पर किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, बात कर रहे हैं अजीत पवार की। अजीत पवार शपथ ग्रहण समारोह में गए तो, लेकिन उनके चेहरे का रौनक उड़ा हुआ था। वो बैठे हुए थे, लोगों से मिल रहे थे, लेकिन उनके चेहरा जो दिखाई दे रहा था उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो खुश नहीं हैं। और उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि दर्शक के तौर पर भाग लिया, शपथ नहीं लिया। उन्हें बताया जा रहा था कि अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल रही थी और यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी की जो पिछली सरकार थी उसमें भी अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन एक बागी तेवर के कारण संभावनाएं उथल पुथल हो गई थी और इस बीच उन्होंने ये कहा कि अभी हम शपथ नहीं लेंगे। अब हो सकता है बाद में शपथ ले न ले, लेकिन इससे संभावनाओं के कई द्वार खुल गए हैं। एनसीपी के दो नेताओं ने शपथ ली, एक है जयंत पाटिल और दूसरे हैं छगन भुजबल। जयंत पाटिल, ये जयंत पाटिल वही नेता हैं जो अजीत पवार के बाद अजीत पवार की जगह लिए थे। यानी जब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के सहयोग से भाजपा की सरकार बनाई और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उसके बाद जयंत पाटिल को ही विधायक दल का नेता बनाया गया था। एनसीपी के विधायकों की मीटिंग के दौरान उनका नाम का प्रस्ताव शरद पवार ने रखा और फिर जयंत पाटिल विधायक दल का नेता बन गए। और इससे अजीत पवार और जयंत पाटिल के बीच एक दूरी तो बढ़ी गई है और इस जयंत पाटिल को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, अजीत पवार दूर रहे। अब जो महाराष्ट्र में पिछले 1 महीनों से चल रहा है और जो हर दिन नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, इस समीकरण तक पहुंचने के बाद भी अभी एक जो सबसे बड़ा और सबसे कठिन दौर बाकी है वो है फ्लोर टेस्ट का। फ्लोर टेस्ट में जो विश्वास मत प्राप्त करेगा या बहुमत साबित कर लेगा, सरकार तो तभी बनेगी। अभी तो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, शपथ ली गई है। ऐसे देवेंद्र फडणवीस ने भी शपथ ली थी और उनके साथ विधायक नहीं मिले, उन्हें बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई नहीं पड़ा और उन्होंने फिर रिजाइन दे दिया। कहीं यही स्थिति उद्धव ठाकरे की तो नहीं होने वाली है, क्योंकि अजीत पवार पर अब भरोसा करना बहुत मुश्किल है। वो अंदर से गुस्सा में हैं और वो अशांत दिखाई पड़ रहे हैं। उनके अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। ऐसा लग रहा है कि वो खुश नहीं हैं और किसी भी जगह पर कहीं भी जाके वो इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी तस्वीर को बदलने की तैयारी में लग सकते हैं। और ये तस्वीर बदल भी सकते हैं, क्योंकि अगर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के आंकड़ों की बात करें तो तीनों दलों को मिलाकर इनके पास 154 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। निर्दलीय की बात छोड़ दें, निर्दलीय में से कुछ समर्थन देंगे नहीं देंगे, उनका समर्थन अभी भी निश्चित नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें से कितने निर्दलीय विधायक, छोटी पार्टियों के विधायक इनके साथ हैं। लेकिन अगर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की बात करें तो शिवसेना के पास 56 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं और 54 विधायक हैं एनसीपी के पास। यानी कि 154 का आंकड़ा इनके पास है। लेकिन अजीत पवार की बात कर रहे हैं हम। अजीत पवार ने पहले बोला था कि 36 विधायकों का समर्थन हमें प्राप्त है। मान लेते हैं 36 नहीं, अगर 25 विधायक, 20 विधायक भी अजीत पवार के साथ आ गए और अंतिम समय में अजीत पवार ने गच्चा दे दिया, तो फिर उद्धव ठाकरे भी 2-3 दिन के मुख्यमंत्री बनकर रह जाएंगे। और इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अजीत पवार अभी भी अपनी बेइज्जती भूले नहीं हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया
अपनी हार स्वीकार कर ली है, लेकिन हार स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हार गए। उस कुछ समय के लिए हार स्वीकार की है इन्होंने, क्योंकि अगर दूसरे कारण देखें, ये वो जो उप मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लिए या मंत्री पद की शपथ नहीं लिए, यानी कि ये अभी कंफ्यूजन है कि वो उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे। और कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई पड़ता कि उद्धव ठाकरे जैसा धार्मिक व्यक्ति, उसके साथ साथ एनसीपी और कांग्रेस के कुछ नेता शपथ लेते हैं, तो ये मुहूर्त, जो मुहूर्त की बात होती है, वो मुहूर्त बढ़िया रहा होगा। और ऐसे में अगर अजीत पवार शपथ ग्रहण समारोह में जाके शपथ लेते नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि या तो उन्हें मंत्री पद देने की बात कही गई होगी और उप मुख्यमंत्री नहीं बनाने की बात कही गई होगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबके सामने अगर मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो हमारी बेइज्जती जो पहले हुई है उससे बड़ी बेइज्जती होगी। जो पिछले सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुका है वो अब एक सामान्य मंत्रालय संभाले, और उसमें भी इतने मान मनोबल के बाद, वापस आने के बाद, अपनी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद, उनका भी जनता में रेपुटेशन है। और वो महाराष्ट्र में एनसीपी के भावी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताए जाते हैं। जनता के बीच इसी बात की छवि उनकी है, क्योंकि शरद पवार के भतीजे होने के कारण वो एनसीपी की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। और शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्रीय राजनीति में लेकर गए, और इसलिए महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थितियों में, महाराष्ट्र के संगठन पर अजीत पवार का ठीक ठाक अच्छा खासा पकड़ मौजूद रहा है। तो ऐसे में अजीत पवार कहीं उस खेल का इंतजार तो नहीं कर रहे, कहीं वो अंतिम स्थिति का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं कि अभी से जो चुपचाप शांति से इन चीजों को चलने दो, और जब फ्लोर टेस्ट की बात आएगी, बहुमत साबित करने की बात आएगी, तो अपना अंतिम दांव चलेंगे। और इसीलिए एक बात ध्यान देने वाली है कि जब बार बार देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि अजीत पवार से आपने हाथ क्यों मिलाया, आप स्वीकार करें कि अजीत पवार से हाथ मिलाना उनकी गलती थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने नहीं बोला। देवेंद्र फडणवीस बार बार ये कहते रहे कि समय आने दीजिए, समय के साथ हम इसका जवाब देंगे कि अजीत पवार से हमने हाथ क्यों मिलाया था और अजीत पवार हमारे साथ उप मुख्यमंत्री क्यों बने थे। अब वो समय कब आएगा? हो सकता है कि वो समय उसी समय आए जब फ्लोर टेस्ट की बात हो, और फिर फडणवीस बोले कि हमने अजीत पवार से हाथ मिलाया था और अजीत पवार ने हमें जो वादा किया था वो वादा आज उन्होंने निभाया। क्योंकि अगर फिर बहुमत साबित नहीं कर पाए उद्धव ठाकरे तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा, विधानसभा भंग हो जाएगा, और हो सकता है फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो और फिर चुनाव की प्रक्रिया के लिए आगे बातचीत हो सके। और फिर चुनाव में जाने के बाद अपनी ताकत का एहसास अजीत पवार करवाएंगे, क्योंकि भाजपा की रणनीति लंबी है। भाजपा चाहती थी कि उद्धव ठाकरे अपनी अंतिम चाल चल दें, कहां तक जा सकते हैं वो चले जाएं, और अगर अजीत पवार भाजपा के साथ हैं, और जैसा देवेंद्र फडणवीस बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम समय आने पर इसका जवाब देंगे कि अजीत पवार के साथ क्यों गए थे, तो इससे इस बात की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है कि अजीत पवार कुछ ऐसा खेल नहीं कर सकते हैं जिससे कि उद्धव ठाकरे की नाव बीच में ही, बीच मझधार में अटक जाए और फिर डूबते हुए नाव के सवारी करते हुए उद्धव ठाकरे दिखें। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास फिर से कोई विकल्प नहीं रहेगा, और संभावना यह है कि अजीत पवार अगर विधानसभा भंग करवाते हैं, यानी कि अंतिम दांव लगाते हैं, तो उसके बाद चुनाव में वो एनसीपी के साथ नहीं रहेंगे, शरद पवार के साथ नहीं रहेंगे, और वो अपना संगठन खड़ा करेंगे और भाजपा के साथ सहयोग करके, भाजपा के साथ गठबंधन करके वो चुनावी मैदान में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बात की संभावनाएं तो है कि उद्धव ठाकरे की स्थिति उस समय कमजोर हो जाएगी। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो किया है वो महाराष्ट्र की जनता उन्हें उसका जवाब जरूर देगी। जिस तरह से प्री पोल में, यानी चुनाव पूर्व गठबंधन करने के बावजूद जब जनता ने भाजपा और शिवसेना की सरकार बनाने के लिए उन्हें समर्थन दिया, तो उसके बाद चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद उन्होंने पलटी मारना शुरू किया, और वो पलटी इस तरह से मारे कि पावर शेयरिंग चाहिए हमें, 50-50% पावर शेयरिंग चाहिए हमें, मुख्यमंत्री का पद चाहिए, 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद चाहिए। जबकि ये किसी भी जगह पर भाजपा या शिवसेना ने चुनाव से पहले ये बातें नहीं कही थी, और न ही कहीं भी किसी मंच पर
इन्होंने बताया था और ना ही मीडिया में इसकी खबर आई थी। बैकडोर से भी अगर शिवसेना ने यह बात कही होती और मीडिया में यह बात उछली होती कि शिवसेना भाजपा के साथ 2.5 साल के मुख्यमंत्री के लिए बात कर रही है और उन्होंने इस बात के साथ ही प्री पोल अलायंस किया है, तो भी बाद में यह बात समझ में आती कि उद्धव ठाकरे का नेगोशिएशन करने का तरीका उतना गलत नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। लेकिन इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी। हर बार यही बात की जा रही थी कि भाजपा वहां बड़े भाई की भूमिका में आ गई है और भाजपा ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई है। अगर शिवसेना को ऐसा लग रहा था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात है, तो चुनाव से पहले जब गठबंधन हो रहा था उसी समय इन्हें उद्धव ठाकरे को 50-50% सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पर अड़ जानी चाहिए, जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में इस बात पर अड़ गए थे और भाजपा और शिवसेना दोनों अलग अलग चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो अभी खेल बाकी है महाराष्ट्र के सत्ता संग्राम में। जो कूटनीति, अलग अलग नीतियां, कॉन्स्पिरेसी और ये जो पूरा ड्रामा चल रहा था वो अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक कि सदन में बहुमत साबित नहीं हो जाता है तब तक इस पे सस्पेंस बरकरार रहेगा और अजीत पवार के अगले दांव का इंतजार रहेगा। तो इसी तरह के खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।